जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड पावर एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुसूची की। और पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने अनुसूचियों को बात की थी, जिसमें से हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक 6 अनुसूचियों को पढ़ लिया था, उनके बारे में जान लिया था डिटेल से। आज हम लोग डिटेल से जानेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, 7वीं जो अनुसूची है वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, इसमें 4 विषय हैं। पहला विषय संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है, तीसरा समवर्ती सूची है और चौथा अवशिष्ट सूची है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सभी को डिटेल से। सबसे पहले जानते हैं संघ सूची को। ठीक है, और केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, सबसे पहली आपकी जो सूची है वो संघ सूची है। इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और इन 100 विषयों में से जो भी कानून नियम जो कुछ बनेगा, जिस पर भी कोई नियम कानून बनाना है, तो उन 100 विषयों में केंद्र सरकार ही नियम कानून बनाएगी। जैसे सेना है, जैसे आप देख रहे हैं ना ये संघ सूची, इसको अंग्रेजी में द यूनियन लिस्ट कहेंगे, यानी सेना पे जितने भी नियम कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। ठीक है, इस पर संघ सूची में केंद्र सरकार जो है आपका नियम कानून बनाती है। ठीक है, जैसे सेना है, सेना की बात करें तो यदि राज्य के में हर राज्य की अलग अलग सेना होगी तो कोई उसके सबके अलग अलग नियम कानून होंगे, और इसकी वजह से इसको राज्य सूची में न रख के संघ सूची में रखा गया, क्योंकि काम सेना जो होती है वो देश की होती है। तो इसको इस विषय को, सेना का जो रिलेटेड जो भी विषय है, तो सेना को केंद्र सरकार की सूची में, जैसे डाक है, तो डाक है क्या है काम, डाक को केंद्र सूची में रखा गया। यदि राज्य सूची के अंडर में होता, तो यदि इस राज्य से दूसरे राज्य में कोई डाक को भेजना है, तो इस राज्य से उस राज्य में जाने में यदि किसी एक राज्य का दूसरे राज्य से यदि कोई लड़ाई झगड़ा या कोई आपसी मतभेद चल रहा है, तो वो डाक रोक देगा, जाने नहीं देगा। मतलब ऐसे क्या है कि यदि देश विकास करने में विकास की जो गति है वो धीमी होगी, तो इसके लिए इसको केंद्र सूची में रखा गया है। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं केंद्र, जैसे बैंकिंग है, अब बैंकिंग को केंद्र की सूची में रखा गया है, मतलब संघ सूची में रखा गया है। उसका रीज़न क्या है? जैसे संघ सूची में रखने से उसका एक ये फ़ायदा है, नहीं तो हर राज्य का एक अलग अलग बैंक होगा। हर कल कोई काम राज्य है तो अपना कोई अलग नोट छापेगा, वो सिर्फ उसी राज्य में लागू होगा। इसके बाद कोई दूसरा राज्य है, वो काम अलग अपना उसका बैंक होगा, वो अपना अलग नोट छापेगा। तीसरा कोई राज्य है, उसका अपना खुद का एक अलग नोट होगा, वो सिर्फ उसी के राज्य में चलेगा, दूसरे राज्य में नहीं चल सकता। मतलब ऐसे बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उन समस्या को देखते हुए क्या किया गया कि इसको बैंकिंग है, जैसे बैंकिंग को डाल दिया गया केंद्र की सूची। इसमें केंद्र मतलब संघ सूची में, जिसमें केंद्र का कमांड रहेगा। अंतरिक्ष या रेलवे, अंतरिक्ष की बात कर लें, जैसे अंतरिक्ष सैटेलाइट वगैरह जो भी छोड़ा जाता है, अब क्या हुआ कि सब ऐसे क्या है, सिर्फ देश है उस पर काम करता है, इसको संघ सूची में डाला गया। यदि इसी को राज्य सूची में दे दिया जाए, तो हर राज्य का एक अपना अलग से काम, उसका स्टेशन बनाना पड़ेगा, जैसे हरिकोटा है, ठीक है, इसरो है जो अपना, तो उसका हर का अलग, और कम बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी होगी। इसके लिए इसको एक संघ सूची में, इसमें जितने भी नियम कानून जो कुछ है वो सब कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। जैसे रेलवे है, रेलवे में क्या है, रेलवे डिपार्टमेंट, यदि ये राज्य सूची के अंदर डाल दिया गया कि इसमें राज्य सरकार कानून बनाए, तो क्या होगा, हर उसका एक राज्य है, दूसरे राज्य को हो सकता है किसी मतभेद कारण ट्रेन ही ना पास होने थे, वो रोक के खड़ा कर देगा, नहीं आप हमारे काम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो इस समस्या को सुलझने के लिए उसको भी काम रेलवे है, जैसे रेलवे को आपका डाल दिया गया संघ सूची में, जिसमें केंद्र का कमांड है। मतलब अब इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, ट्रेन जा रही है, जाने दो, राज्य सरकार उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि केंद्र का सबसे पहले प्राथमिकता केंद्र की होती है। इसके बाद में जैसे जनगणना की जिम्मेदारी है जो केंद्र सरकार कराएगी। पूरे देश में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, इसकी पूरी डिटेल अब राज्य को बोल देंगे, तो राज्य के अंडर में यदि होता तो राज्य क्या करता कि उसकी मर्जी होती है, करवाता, मर्जी हो ना करवाता। ठीक है, तो उसको अब सरकार है, सरकार को यदि अपने देश की पूरी जनसंख्या को जानना है, कितने उसके देश में लोग हैं, तो वो अपने उसके खुद के उसमें नियम कानून बनाने का अधिकार किसके? केंद्र के अंडर में है। तो आसानी से काम, अपना काम से राज्य सूची से कोई मतलब नहीं है। जनगणना के लिए लोग जाएंगे, राज्य में जाएंगे, तो काम केंद्र के उसमें नियम कानून बनाने का अधिकार है, उसको काम संघ सूची में रखा गया है, तो इसकी वजह से कोई उन्हें नहीं रोकेगा। अब जैसे एयरपोर्ट्स है,
एयरपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट्स को भी संघ सूची में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यदि उसको राज्य सूची में रख दिया जाए तो हो सकता है वही फिर समस्या कि ये वो कहेगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य से फिर कोई तीसरा राज्य जैसे जाना है फ्लाइट्स कोड करके, कोई बीच में से राज्य पड़ता है, इधर से उड़ा और यहाँ पे इससे गुजरते हुए तीसरे में जाना है, तो ये राज्य बोलेगा नहीं। इससे यदि आपसे इसका मतभेद है तो वो बोलेगा आप इधर से घूम के जाइए, मतलब वो जाने। इसके लिए इसको संघ सूची में रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 100 विषय हैं, तो ऐसे करके 100 विषय आपको नहीं याद करने हैं। यदि 100 विषय याद करेंगे तो आप सिर्फ विषय याद करते रह जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरी जो हमारी सूची है वो है राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची पढ़ लिया, अब राज्य सूची के बारे में समझ लेते हैं। राज्य सूची को हम लोग द स्टेट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, द स्टेट, इसमें कुल 66 विषय हैं। कितने विषय हैं? 66। राज्य सूची में 66 विषय हैं और संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, तो राज्य सूची में जो 66 विषय हैं उन सभी पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है, ना कि केंद्र सरकार को। तो इस जैसे पुलिस है, पुलिस राज्य की होती है, तो पुलिस में जो भी कुछ नियम कानून जिसकी ज़रूरत होगी बनाने का अधिकार राज्य को है, ना कि उसमें काम कोई भी इंटरफेयर केंद्र सरकार नहीं करेगी। जैसे जेल है, जेल राज्य की होती है, उसको काम राज्य सूची में रखा गया है। तो इस पर जितने भी नियम कानून बनाने होंगे तो राज्य सरकार बनाएगी। जैसे साफ़ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। उसमें जितना भी नियम कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ राज्य सूची है, ना कि केंद्र सरकार को, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद वन पक्षी जीव, जैसे ये वन पक्षी जीव ऐसे करके 5 विषय थे। तो पहले इसमें क्या था, राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे। इसके बाद में कुछ वन पक्षी जीव जैसे जंगल वगैरह, तो उनको इन 5 विषयों को यहाँ से केंद्र सरकार ने क्या किया दिया, माइनस कर दिया और यहाँ पे सिर्फ 61 विषय रखे। बोले कि नहीं, ये मैं जो 5 हैं विषय मैं इनको संघ सूची में डाल दूँगा। केंद्र सरकार ने कहा क्यों, मैं नहीं दूँगा, तो बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। तो इसके लिए एक समवर्ती सूची बनाई गई थी। संविधान बनाने में बहुत समझदार थे, उन्होंने पहले ही समवर्ती सूची बना दिया। उन्होंने क्या किया कि जो 5 विषय जो थे केंद्र सरकार के लिए थे, हम उनको अपने अंडर में रखें, मतलब उन पर हम नियम कानून बनाएंगे। तो राज्य सरकार ने जब इसका विरोध किया, भाई वो जैसे वन पक्षी जीव जो कुछ है तो उस पर नियम कानून बनाने का किसका अधिकार था? राज्य का, पर्सनल था, उसमें केंद्र सरकार नहीं इंटरफेयर करते। अब उसने क्या किया कि हम पूरे विषय ले लेंगे, तो कोई अपना विषय क्यों देगा भाई? तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, ये 5 विषय जो थे यहाँ ऐड कर दिया +5, तो 47 5 52। अब इसमें क्या हो गया कि उसके विषय तो ठीक है यहाँ से कम हो गए, लेकिन यहाँ ऐड हो गए। मतलब अब इसमें कमांड किसका रहता है? स्टेट का। इसमें किसका रहता है? केंद्र का। इसमें क्या होता है? समवर्ती में दोनों का रहता है। किसका? राज्य का और प्लस केंद्र का। मतलब जो इन 47 विषयों में +5, मतलब 52 विषयों में नियम कानून बनाने का अधिकार किसका है? दोनों का, केंद्र प्लस राज्य दोनों हो गए ना। ठीक है, समवर्ती सूची को हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। जैसे शिक्षा है, शिक्षा पे नियम और कानून बनाने का अधिकार दोनों का है। इसमें केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले यदि किसी को दी जाएगी तो वो केंद्र सरकार को दी जाएगी। ऐसा नहीं कि काम राज्य सरकार का नहीं, जो भी बात बोले कि वही मान जाए केंद्र सरकार, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात केंद्र सरकार की मानी जाएगी। ठीक है, तो शिक्षा पे जैसे जनसंख्या नियंत्रण पे है, तो जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में डाला गया है। मतलब इस जनसंख्या नियंत्रण पर काम केंद्र सरकार भी काम करेगी, राज्य सरकार भी काम करेगी, लेकिन जनगणना जो है, जनगणना देख रहे हैं ना, जनगणना पे नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है, इसलिए उसको संघ सूची में डाल दिया गया है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण दोनों करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण अपने इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 61 विषय हो गए और यहाँ पे 66 में से, और यहाँ पे 47, तो 5 विषय हो गए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही, राज्य भी संतुष्ट, केंद्र भी संतुष्ट। केंद्र भी इसमें नियम कानून बना सकता है, 5 जो विषय थे, और राज्य सूची से हटा तो इसमें समवर्ती है, वो भी इसमें नियम कानून बना सकता है। ठीक है, इसके बाद अगली चौथी सूची बनाई गई अवशिष्ट सूची। ठीक है, इस अवशिष्ट सूची में क्या है? अवशिष्ट सूची
आपसी सूची में क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सिर्फ और जब संविधान बना तो इसमें 3 सूचियाँ थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आपसी सूची को एक और से ऐड कर दिया गया था, इसलिए ऐड कर दिया गया जो भी अब कुछ नया होगा, जो भी नई खोज या जो भी कुछ जोड़ना होगा वो आपसी सूची बना देगा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा कि केंद्र में दें कि राज्य में दें कि संवर्ती में दें। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसमें अनंत विषय हैं, मतलब जितने भी नए विषय आएंगे वो सभी इसमें आपसी सूची में जोड़ दिए जाएंगे। आपसी सूची को अंग्रेजी में हम लोग रेजिडुअल लिस्ट बोलते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा हो गई, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो कुछ हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि इनको आपसी सूची में डाला गया। सोशल मीडिया है, आपसी सूची नया है ना, फेसबुक आया, ट्विटर आया, व्हाट्सअप आया, इंस्टाग्राम आया। ठीक है, तो ये आपसी सूची में, जैसे ये आप ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन ये क्लास चल रही है तो ये चला गया उसमें आपसी सूची में। ठीक है, और यदि ये ऑफलाइन क्लास जैसे चल रही हो तो ऑफलाइन क्लास आपकी चली जाएगी राज्य सूची में। ठीक है, तो जो भी नए कुछ होंगे वो सब इसमें जोड़ते जाएं। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से 7वीं अनुसूची को। ठीक है, बस ये याद रखना विषय, इसमें 100 विषय हैं, इसमें 66 थे, इसके बाद 5 कम कर दिए गए तो वो 61 हो गए, और यहाँ 47 थे तो वही 5 जो विषय थे वो इसमें ऐड कर दिए गए संवर्ती सूची में, क्योंकि संवर्ती सूची में दोनों का कमांड होता है, राज्य का और केंद्र का भी। ठीक है, लेकिन प्राथमिकता केंद्र की होगी, तो संवर्ती सूची में दोनों, आपसी सूची में इसमें भी कमांड केंद्र का होता है। ठीक है, इसमें भी जितने भी विषय आएंगे तो इसमें सब में जो भी सेंटर जितने भी नियम वो विषय आएंगे उन सभी पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, ना कि राज्य सरकार का। ठीक है, राज्य सरकार का इसमें और संवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, 52 विषय हैं, 52 विषय पे राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, और इसमें 61 विषय हैं उसमें राज्य सरकार बना सकती है। लेकिन 100 विषय और जो ये अनंत विषय हैं इसमें राज्य डोंट इंटरफेयर, राज्य बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, कोई ना कोई सलाह दे सकता है इस पर। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप देख रहे होंगे ना ये 8वीं अनुसूची मतलब 8th शेड्यूल। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि 8वीं अनुसूची को हम लोग बोलेंगे 8th शेड्यूल, मतलब 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची हम लोगों ने पढ़ ली है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, अब इस 8वीं अनुसूची में आपको बताते हैं, देखो इसमें क्या है, भाषा बताई गई है। 8वीं अनुसूची में भाषा को ऐड किया गया है। ठीक है, तो समझिए, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में चर्चा की गई है कि कौन सी भाषा आपके देश में अलाउ रहेगी। देखो, अपना एक देश जो है विविध तरीके के बहुत से लोग जनजातियां रहती हैं, तो उसी हिसाब से सभी की भाषा है। जब संविधान बन रहा था तो इस सब में बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि अपनी भाषा को कौन सी काम राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए या भारत की मेन भाषा, मुख्य भाषा बनाई जाए। जो गुजराती में जो काम गुजराती भाषा गुजरात वाले कह रहे हैं वो बनाई जाए, असम वाले कह रहे हैं असम की बनाई जाए, मतलब सब लोग अपनी अपनी, असम, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये सब लोग अपने अपने भाषा सभी लोग जोड़ दे रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि उन भाषाओं को सभी को काम उसमें भाषा में ऐड कर लें, मतलब जिसकी जो भाषा है वही भाषा आप अपनी बोलिए। ठीक है, वो अलाउ है आपके राज्य में। लेकिन देश की जो भाषा होगी, मेन भाषा होगी, राजभाषा, वो सिर्फ हिंदी होगी, उसकी सहयोगी भाषा अंग्रेजी होगी। ठीक है, तो सभी की जो भाषाएं हैं उनको कब ऐड किया, क्या है, कैसे, सब हम लोग इसमें देखो पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे, और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, मतलब 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा की चर्चा की गई है। तो प्रारंभ में जब आपका संविधान बना था तो सिर्फ इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो वो 14 भाषाएं उस टाइम पे थी। लेकिन वर्तमान में आपके संविधान में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में आपके संविधान में 22 भाषाएं, और किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अब चलो जान लेते हैं, जैसे असमिया, ये आपकी भाषाएं हैं जो ऐड की गई, जैसे असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ठीक है, ये उर्दू आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ तक दिख रहा है ना। ठीक है, तो इन भाषाओं को ऐड किया गया। ये सब आपकी भाषाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22।
ठीक है। तो ये आपकी टोटल 22 भाषाएं लिखी हुई हैं, जो भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में ऐड है, ठीक है। जैसे असम में असमिया और बंगाल में जैसे बंगला बोला जाता है, बोलो डोगरी, गुजरात में जैसे गुजराती, हिंदी तो मान लो ऑल इंडिया में बोली जाती है, सभी लोग समझ। कन्नड़ जैसे कर्नाटक में कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम जैसे तमिल साइड में बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी भाषा, मराठी जैसे महाराष्ट्र में बोली जाती है, नेपाली वहाँ बोली जाती है, जिससे कम जो नेपाल देश से सटे हुए राज्य हैं अपने, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और उधर पश्चिम बंगाल का शायद भी कुछ एरिया पड़ता है। तो ऐसे करके वहाँ पर नेपाली भाषा भी उसके किनारे के लोग जानते हैं। जो ओडिया है, ओडिया वैसे ओडिया, ठीक है, ये पहले उड़िया थी, उड़िया, ठीक है, उड़ीसा में जो बोली जाती है, फिर इसको ओडिया का सन 2011 में ओडिया नाम दिया गया। जैसे पंजाब में पंजाबी, संस्कृत कई राज्यों में बोली जाती है, और जैसे संथाली, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु तथा उर्दू, ठीक है, ज़्यादा तक, ठीक। तो ये आपकी 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान में ऐड है। अब बात करते हैं, नीचे देखो लिखा सिंधी भाषा को, जो आपकी ये सिंधी भाषा है ना, ये सिंधी भाषा देख पा रहे हैं ना, ये, ठीक है, इसको 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था आपकी इस भाषा में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब इसके बाद में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, ये कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, ये लिखा है ना, कोंकणी और ये मणिपुरी और ये नेपाली, जो ये आपकी भाषा है, ठीक है। इसको 71वें संविधान संशोधन 1992 में आपकी अनुसूची 8 में जोड़ा गया था, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, हमने क्या बताया, एक ये आपकी कोंकणी, इसके बाद मणिपुरी और इसके बाद नेपाली, जो आपकी भाषा है, इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 में 71वें संविधान संशोधन 1992 में आपकी अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 21वें संविधान संशोधन 1967 में आपकी सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये मैथिली और ये हो गई संथाली, ठीक है। इसको 92वें संविधान संशोधन सन 2003 में आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान 92 संविधान संशोधन सन 2003 में, संविधान संशोधन सन 2003 में, 92वां संविधान संशोधन 2003 में आपकी इस भाषा को, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कौन सी भाषा कब हमारे इन 22 लैंग्वेज में से जोड़ी गई थी, ठीक है। कि उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया, ये ओडिया, ठीक है। और उड़ीसा में जो उड़िया का भाषा थी उसको सन 2011 में ओडिया कर दिया गया है, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था दोस्तों, तो उस टाइम पे सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ 14 भाषाएं जो थी, प्रारंभ में संविधान जब बनाया गया था उसमें 14 भाषाओं को सिर्फ ऐड किया गया, लेकिन धीरे धीरे करके अभी तक इसमें 22 भाषाओं को जोड़ लिया गया है। तो हमारी अनुसूची सिर्फ किस में बात करती है, 8वीं अनुसूची यानी भाषा के सब्जेक्ट में बात करती है, ठीक है। तो आप लोगों ने भाषा के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं अब आगे की अनुसूची आपकी 9, 10, 11, 12। अब 9, 10, 11, 12 जो अनुसूची हम लोग पढ़ेंगे ना, यही वो 4 अनुसूचियाँ हैं जो कि संविधान बनने के बाद में जोड़ी गई हैं। पहले तो सिर्फ 8 ही थी ना, हमने बताया ना कि अनुसूचियाँ जो थी आपकी जब संविधान बना था तो सिर्फ उसमें 8 अनुसूची थी। बाद में जब देश स्वतंत्र हुआ इसके बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो अब हम लोग जानेंगे कि वो 4 अनुसूचियाँ कौन थी जिनको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची को, मतलब 9th शेड्यूल, ठीक है। 9th शेड्यूल में हम आप लोगों को बताते हैं, इसमें 9th शेड्यूल में अपनी बताया था भी है ना आपको 1 मिनट पहले कि जब संविधान बना था तो सिर्फ हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी। तो वो 4 अनुसूचियाँ आप देखिए कौन थी,
9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो देखो 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची में दल बदल जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची में पंचायत जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं जो एकदम से ये जोड़ दिए गए, जैसे एक एक करके ज़रूरत पड़ती गई तो उनको, जैसे भूमि सुधार की जैसे ज़रूरत पड़ी उसको जोड़ दिया, फिर कुछ टाइम बाद दल बदल को जोड़ा गया, कुछ टाइम बाद पंचायत को जोड़ा, फिर उसको कुछ टाइम बाद नगर पालिका को जोड़ा, ऐसे करके अब कुछ टाइम बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो देश को, तो उसको फिर से काम जोड़ दिया जाएगा इसके नीचे। तो 12वीं 13वीं अनुसूची हो जाएगी। मतलब संविधान बनाने वाले लोग इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने सोचा कि अब बीच में जो आर्टिकल्स थे 395 उनमें से फिर कम आर्टिकल बढ़ाओ, फिर आर्टिकल बढ़ाओ, उनमें किसी में का करो खा करो, ऐसे करने से उसमें जो फंडामेंटल का सिस्टम था वो गड़बड़ हो जाता है जो बनाया था। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग से यही एक अनुसूची बना दी थी। उसी अनुसूची में आप कोई भी नई चीज़ है उसको ऐड करते चले जाओ। ठीक है, जैसे हम लोग 7वीं अनुसूची पढ़ रहे थे, शक्तियों को विभाजन, केंद्र एवं राज्य की भी शक्तियों, तो उसमें भी ऐसे करके एक जैसे शेड्यूल अनुसूचियों में डाला गया, इसे उसमें सूची में डाल दिया गया था। 4 सूचियाँ थी ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची, कि मतलब जो भी कुछ है सब कुछ अपशिष्ट सूची में डाल दो। ठीक है, वैसे इसमें भी कि कुछ भी हो, कोई नई चीज़ हो, उसको ऐड करना है आप अनुसूचियों में डाल सकते हो। संविधान में कुछ भी नया जोड़ना है जिससे उधर कोई सुधार ना करना, कोई उसमें कोई इंटरफेयर ना करना पड़े आर्टिकल्स में से। जो आप इसमें देखिए, सबसे पहले 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बात करें तो 9th शेड्यूल बोलेंगे। भूमि, इसमें क्या किया गया तो भूमि सुधार। क्या हुआ कि जैसे ये देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अच्छा यदि कुछ काम किया तो उन्होंने सिर्फ यही अच्छा काम किया, उन्होंने जो भूमि सुधार था, मतलब जो ज़मींदारी थी उसको ख़त्म कर दिया, ज़मींदारी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, और उन्होंने और उसमें इसका संशोधन किया। सबसे पहले बार संशोधन था स्वतंत्रता के बाद में, भूमि सुधार, ज़मींदारी को खत्म, और ये संविधान संशोधन 1951 में हो गया था। ठीक है, अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उन्होंने सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में ही कर डाला। कौन था? वो था भूमि सुधार आंदोलन। ठीक है, उन्होंने ज़मींदारी को ख़त्म कर दिया। उस टाइम पे पहले आपके सबसे पहले तो प्रधानमंत्री वही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने उसमें ये भी लिखा कि ये आपके सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दें, मतलब सुप्रीम कोर्ट डोंट इंटरफेयर। ठीक है, मतलब जो भूमि सुधार है, ज़मींदारी को जब खत्म कर दिया गया तो उसमें यह भी लिखा गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, एक सबसे अच्छी बात यही रही अपने देश में कि भूमि सुधार जिसकी ज़मींदारी सबको खत्म कर दिया। मतलब इसका ये होगा कि ज़मींदारी खत्म कर दिया, मतलब जो भी भूमि है आपकी वो सब सरकार के अंडर में। ऐसा आप ये नहीं कर सकते। नहीं, पहले क्या था कि आपकी जो ज़मीन है उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे सरकार को अब रेलवे लाइन बिछानी है या कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन निकालनी है तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे सरकार आती थी तो लोग कहें नहीं, मैं अपनी ज़मीन को नहीं खोदने दूंगा, मैं इसमें ट्रेन नहीं गुजरने दूंगा, हमारी ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से उसको भूमि सुधार को ख़त्म कर दिया गया। मतलब सरकार अब जब चाहे तब आपके भूमि को काम अपने अंडर में ले सकती है। उसमें चाहे तो कुछ भी कंपनी बनवा सकती है और आपको देना पड़ेगा। जैसे रेलवे लाइन आ रही है वो आपके काम, उसमें रेलवे लाइन जा रही है, उसमें से आपका खेत पड़ रहा है बीच में से, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। उसका जो मुआवजा होगा वो सरकार आपको 2 गुना 3 गुना दे देती है, वो आपको भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ज़मीन देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते नहीं हम ज़मीन नहीं देंगे सरकार को, क्योंकि आप सरकार की ज़मीन है, आप उसको खेती कर रहे हैं, वो आपके नाम है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था आपका भूमि सुधार। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते कि नहीं वो हमारे इसमें रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, सरकार रेलवे उसमें जाके आप केस कर दो जाके सरकार के ऊपर, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसमें एक काम लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट डोंट इंटरफेयर, कि भूमि सुधार में जब ज़मींदारी को ख़त्म कर दिया गया 9वीं अनुसूची में, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या कुछ भी जाएं, कहीं जाएं, कहाँ जाएंगे आप न्याय के लिए? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट डोंट इंटरफेयर लिख दिया गया है। ठीक है, कि सरकार ज़मीन की, सरकार के देश के लिए जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ज़मींदारी पूरी रूप से ख़त्म है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार हुआ था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पहला 1951 में हो गया था। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची यानी इसको अंग्रेजी में बोलें तो इसको 10th शेड्यूल बोलेंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल।
दल बदल जो था आपका ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। तो उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, ठीक है, राजीव गांधी जी। ये 52वां संविधान संशोधन था 1985 में। तो इसको 52वां संविधान संशोधन को इस अनुसूची में जोड़ दिया गया। कौन सी? 10वीं अनुसूची में दल बदल। अच्छा, दल बदल का मतलब, दल बदल वो होता है ये जैसे जो काम अपने जो नेता लोग होते हैं ना, विधायक, सांसद, ठीक है, तो दल बदल ये उनके लिए लाया गया कि जो जीते हुए प्रत्याशी पर, जीते हुए प्रत्याशी पहले क्या होता था, इससे पहले जब ये दल बदल नहीं आया था तो कोई प्रत्याशी है जीत जाता तो दल बदल पार्टी बदल इधर से उधर कर लेता था। लेकिन जब जैसे दल बदल आ गया कानून, तब से अब कोई भी नेता चुनाव जीतने से पहले, आप कहीं पर भी या हार गए तो किसी पार्टी में जा सकते, लेकिन जीतने के बाद में ये दल बदल जो है जीते हुए प्रत्याशी पर लागू होता है, ना कि हारे हुए या चुनाव से पहले व्यक्ति पर, ठीक है। तो दल बदल ये 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की उसमें हुआ था जब प्रधानमंत्री थे, दल बदल आया था। इसके बाद में आपकी आती है 11वीं अनुसूची, मतलब 11th शेड्यूल। इसमें क्या बताया गया? पंचायत के बारे में बताया गया है, ठीक है, देख रहे हैं ना, पंचायत जो था इसमें 29 विषय हैं। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में पंचायत था इसका आया था, लेकिन लागू ये हुआ था, देखो उसमें लिखा हुआ है 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, मतलब कानून बन गया था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, उस पर कानून किसका? पंचायत का बन गया था। लेकिन लागू कब से हुआ? वो लागू होते होते 24 अप्रैल 1993 आ गया था, ठीक है। तो जब भी एग्जाम्स में आएगा तो आपका ये 24 अप्रैल 1993 आएगा, यदि नहीं है तो आप 92 लगा सकते, जब वो नहीं है, दो में से कोई एक ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची में पंचायत के सब्जेक्ट में चर्चा की गई है, इसमें 29 विषय हैं, ठीक है, ये पंचायत के विषय में। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में काम जो आपका ये था नियम बना था, इसके बाद में ये लागू कब से हुआ था? तो 1993 से लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। इसके बाद में आपकी आती है ये 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को हम लोग अंग्रेजी में यदि बोलें तो 12th शेड्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें नगर पालिका आई थी। ये पंचायत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसके बाद जो शहरी क्षेत्र थे उनके लिए पंचायत की आवश्यकता हुई। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें टोटल आपके कितने 18 विषय हैं और पंचायत में 29 विषय हैं। और ये जो नगर पालिका थी ये 74वें संविधान, मतलब कि 73वें संविधान संशोधन के जस्ट बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ, और 1992 में ये हुआ, 1992 में ये हुआ, ठीक है, दोनों 73वां वो हुआ, 74वां ये हुआ। इसमें नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये वही 4 अनुसूची थी जो आप देख रहे हो, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं। इसमें 9वीं में आपका भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगर पालिका को बताया गया है, ठीक है। तो ये आपकी रही अनुसूचियाँ। हम लोगों ने अनुसूचियाँ 12 थी जो कि सबसे कम संख्या में थी, ठीक है। इनको हम लोगों ने पढ़ लिया और अनुसूचियाँ हमारे सिर्फ 2 ही लेक्चर में ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और हमारे कुछ लेक्चर में क्या है कि हमारे थोड़े अभी हमें अनुभव नहीं है बोलने का और सही से अभी समझाने का। तो हो सकता है अभी आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ चीज़ें हैं आपके ऊपर ही ऊपर उड़ जाएँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकें। यदि आपको कुछ समस्या आती है आप हमें कमेंट कर दो, उसमें हम सुधार और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, ठीक है। और सभी लेक्चर्स को देखो जिससे हम आपके लिए और अच्छा करें। जितना ही ज़्यादा आप हमारे वीडियो को देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो गलतियाँ आप बताइए, सुधार हम करेंगे, हमारा सुधार आपका सुधार, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और सभी लोग आप देखते रहिए वीडियो, और जो भी कोई गलती हो गई उसे क्षमा ज़रूर करना हमें। और ये मैं वीडियो कल की जैसे वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें क्या था कि जब हम वीडियो बना रहे थे हमारे सामने सूर्य भगवान थे, मैं छत पर बना रहा था, तो हमारी आंखें, हमने जब वीडियो देखा और बना लिया, इसके बाद जब हमने शाम को अपलोड किया तो देखा उसमें आंखें नहीं खुल रही थी।
तो ये धूप की वजह से। लेकिन आज मैं वहाँ से दूसरी जगह से मैंने प्लेस चेंज कर दिया और मैं दूसरी जगह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो धूप बहुत तेज़ थी, इसकी वजह धूप बहुत तेज़ है, कोई बात नहीं। लेकिन आप हमें फॉलो कीजिए और हमारा सहयोग करिए, जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा के हम कोशिश करेंगे। और आप हमें बताते रहिए कि हम कहाँ, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए कि आप हमसे कहाँ गलती हुई या हम किस में और ज़्यादा इम्प्रूव करें। जितना आप बोलते जाएंगे उतना ही हम ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। आप हमारा सहयोग करिए और आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और देखिए, ठीक है। तो आप सब लोगों को धन्यवाद। चलिए, जय हिंद दोस्तों।